नमस्कार। 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तरक्की को दुनिया सलाम करती है। इस तरक्की की रोशनी हमारे चारों तरफ है। हर तरफ चमचमाती दुकानें, चिकनी चौड़ी सड़कें, नई नवेली कारें, सूचना क्रांति के मॉडर्न उपकरण जैसे सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। दुनिया भी इस तरक्की की सराहना करती है, लेकिन हम जानते हैं कि 1.25 अरब के हिंदुस्तान में जितनी रोशनी बढ़ रही है उतना अंधेरा घट नहीं रहा। इस चमचमाती रोशनी के पीछे गरीबी, अभाव और कुपोषण का अंधेरा है। इसकी सबसे ज़्यादा मार बच्चों और औरतों पर पड़ती है। हम अपनी बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते हैं। पहले तो उन्हें कोख में मार डालते हैं, फिर बड़ी होती हैं तो अभावों में मार डालते हैं। जबकि बच्चों के हाथ में बस्ते की जगह ईंट थमा देते हैं, उन्हें छात्र की जगह मजदूर बना देते हैं। आपको शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन 5 साल से कम उम्र वाला बच्चा, देश का हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। हर छठी लड़की अपना 15वां जन्मदिन नहीं मना पाती। ऐसे आंकड़े और भी हैं, लेकिन बस आंखें खोलें तो चारों तरफ दिखती है ये भयावह सच्चाई कि इस देश की गैर बराबरी सबसे ज़्यादा इन बच्चों पर भारी पड़ रही है। शायद इन हालात को बदलने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, वो छोटी छोटी कोशिशें जिनसे एक बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि हर जिंदगी है ज़रूरी। इसलिए उन नन्ही जिंदगियों के लिए पर चर्चा होना भी ज़रूरी है। इसीलिए हमारे साथ हैं प्रियंका चोपड़ा, यूनिसेफ के डॉक्टर गगन गुप्ता, स्तुति कक्कड़, चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की, सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर, यूपीएससी 2015 की टॉपर टीना डाबी, वसुंधरा चौधरी राजस्थान की लीलावली गांव की सरपंच हैं, आनंद कुमार सुपर 30 के फाउंडर जो आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को आईआईटी जैसी परीक्षाओं के लिए कोच और मेंटोर करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस अहम मुद्दे के लिए वक्त निकाला है। प्रियंका, आप इस देश के लिए दुनिया भर में मिसाल हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं उस ऊंचाई से, आपको लगता है सब कुछ ठीक है, हमारे बच्चे ठीक है, हमारी महिलाएं सब नहीं, ठीक हमारा है? देश तो काफी सालों से उस लेवल ठीक नहीं रहा है। जब से मुझे याद है, जैसे इनइक्वालिटी की जैसे आप बात कर रही हैं, वो तो हमारे देश का नॉर्मल हो गया है। तो मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं, मैं तो यहाँ पे बैठ के खड़े होके देख सकती हूँ। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटी पराया धन है। हमें सिखाया जाता है कि वंश आगे नहीं जाता अगर बेटा पैदा नहीं हुआ। अरे लड़की की तरह क्यों रो रहे हो? लड़की होना इस देश में या लड़की पैदा होना इस देश में बहुत डर वाली बात है, क्योंकि आपको पता नहीं आप कैसी फैमिली में पैदा होंगे, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी, आपकी जिंदगी या तो मिसाल बनेगी या बिल्कुल कम हो जाएगी। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं ऐसे माँ बाप की फैमिली में पैदा हुई जिन्होंने मुझे विंग्स दिए, जिन्होंने मुझे बोला तुम जितना तुम्हारा जो पोटेंशियल है तुम उसको अचीव कर सकती हो। मुझे और मेरे भाई के बीच में भेदभाव कभी नहीं किया, लेकिन ये हर लड़की का फ्यूचर नहीं होता इस देश में। तो आप अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार हैं, और जब भारत की चर्चा होती है, क्या ये मुद्दे भी उठते हैं? इस पर आपको जवाब देना होता है, इस पर आपको समझाना होता है? हाँ, बहुत बार उठते हैं। और बहुत मुश्किल भी हो जाता है। मैं बहुत प्राइड लेती हूँ एक इंडियन होने के लिए, और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरा इंडियननेस मेरा बैज ऑफ ऑनर रहता है हमेशा। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करना दुनिया के मंचों में, जब मुझसे पूछा जाता है इंडिया इज़ ओनली नोन फॉर इट्स रेप्स, और इंडिया इज़ नोन फॉर हाउ बैडली women are being treated in the country, especially because ये मुद्दा बहुत बड़ा भी हो गया। Obviously I try and talk about the fact that India is not the only country जिसमें ये problems हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे हम एक misogynistic world में रहते हैं एक तरह से। तो लेकिन the truth of the matter is, और हम यहाँ पे बैठ के, मैं एनडीटीवी दिल्ली में बैठ के कैपिटल में ये बात डिस्कस करना चाहूँगी, और ताकि हम लोग इसको फोर पर लाए कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। एक साइड पे इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बी अ वुमन, क्योंकि लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ इतनी मिल रही हैं। लड़कियाँ यहाँ पे हमारे पास एक सरपंच और एक आईआईटी है, दोनों 20-21 साल की। लड़कियाँ ऐसी जगहों पे जा रही हैं, मुद्दे बाहर बढ़ के आ रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज सो मच वायलेंस अगेंस्ट नॉट जस्ट वुमेन बट चिल्ड्रन। तो ये डाइकोटमी कहाँ से हो गई? ये या क्या हमें अभी इसके बारे में ज़्यादा पता चल रहा है इंटरनेट और मीडिया की वजह से, और पहले नहीं पता चलता था? क्या ये छुपे दरवाजों के पीछे होता था? क्या हम हमेशा ऐसे थे कि क्या कुछ अभी बदला है?
तो ये सवाल हमको इन डिबेट से, इन कॉन्वर्सेशन से ही पता चलेगा। डॉक्टर गुप्ता, क्या गैर बराबरी इंडिया स्टोरी है? नहीं, जैसा कि प्रियंका जी ने कहा कि गैर बराबरी इंडिया के बाहर भी देखी जाती है। इसको हम लोग इनइक्विटी कहते हैं डेवलपमेंट की भाषा में। अगर आप देखें, आज हम बात कर रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स की, हम बात कर रहे हैं कि ड्रोन से सामान डिलीवर कराएंगे। उस शताब्दी में हम 16,000 बच्चों को रोज 5वें जन्मदिन के पहले विश्व में खो देते हैं। पर अगर आप देखें डेथ्स कहाँ होती हैं, तो ये सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया। 80% बच्चे, हर जो बच्चे 10 बच्चों की डेथ होती है उसमें से 8 बच्चे या तो सब सहारन अफ्रीका में मरते हैं या साउथ एशिया में मरते हैं, और उसमें से भी आधे बच्चे इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कॉन्गो जैसी कंट्रीज में मरते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इन कंट्रीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। विश्व में असमानता कंट्रीज के बीच में है, और इवन जो कंट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उन कंट्रीज में भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे हालात खराब हैं। तो कंट्री के अंदर भी असमानताएं हैं, और जरूरी ये होगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है वह आपका भविष्य नहीं निर्धारित कर सकता। एक गरीब के बच्चे को भी उतना ही हक है जितना एक अमीर परिवार में रहने वाले को, एक गर्ल चाइल्ड को भी उतना ही हक है जितना कि एक बॉय चाइल्ड को, एक दलित आदिवासी के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को भी वही हक है जो एक सामान्य वर्ग के परिवार में पैदा होने वाले को। और इसको अगर हम नहीं ठीक कर पाए तो ये हम सबकी सामूहिक फेलियर होगी। तो फोकस इस समय दुनिया का ये है कि प्रोग्रेस हो पर कोई पीछे ना छूटे, सबको साथ लेके प्रोग्रेस करना। ये केवल इंडिया के लिए नहीं, ये विश्व के लिए चैलेंज है, बोथ हायर इनकम ग्रुप कंट्रीज के लिए भी और लोअर इनकम ग्रुप कंट्रीज के लिए। हर्षमंदर, आप जो बात करें कि विकास हो लेकिन सब साथ चले, बराबरी का मौका सबको मिले, लेकिन हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो फिलहाल इसकी मंजूरी क्या देता, आपको दिखाई देता? इसकी जटिलताएं कितनी हैं? देखो, हिंदुस्तान ऐतिहासिक तौर पे जाति और महिला, ये दोनों के आधार पे असमानता को हमने एक तरह से एक सांस्कृतिक, ऑलमोस्ट एक रिलीजियस सहमति दी है। और अभी रोहित वेमुला ने जब अपनी जान ली तो उन्होंने कहा कि आई कुड नॉट एस्केप द फेटल एक्सीडेंट ऑफ माई बर्थ। तो मेरा जन्म ऐसी दुर्घटना थी जो जानलेवा दुर्घटना थी, और मैं उससे अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया। मैं मानता हूँ कि यही चुनौती है कि आज भी आपका भविष्य लगभग, जब मैं IIT अहमदाबाद में पढ़ाता हूँ तो पहले दिन में जब मैं क्लास में जाता हूँ मैं कहता हूँ कि मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि ना आप इस कमरे में हैं ना मैं इस कमरे में हूँ, क्योंकि हम सबसे अच्छे हैं। क्योंकि इस देश के 100 करोड़ लोगों को अगर वो अवसर मिलते जो हम और आपको मिलते तो वो बहुत सारे लोग आगे बढ़ पाते। आज हम बच्चों की बात तो आपने की, नौजवानों की बात कर रहे हैं। हर दूसरा हिंदुस्तानी एक्चुअली 25 साल से आज कम उम्र का है, लेकिन कितने बच्चे एक्चुअली कॉलेज पूरा कर पाते हैं, किसी भी किस्म का कॉलेज? आप लोग कोई जानते हो, सिर्फ 7% नौजवान कॉलेज, किसी भी किस्म का कॉलेज पूरा कर पाते हैं। महिलाओं में 4%, दलितों में 4%, और गांव में रहने वाले लोगों के बस 2%। तो वो क्या सपने देख सकते हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है? मतलब एक सामान्य लड़की जो पैदा होती है एक औसत घर में, वो 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाएगी, 18 साल के उम्र तक 2 कुपोषित बच्चे उसके हो जाएंगे, 25-30 साल की उम्र में लगभग उसका पूरा ज़िंदगी हो जाएगा। लड़का होगा तो 11-12 साल में उसको कमाने के लिए निकलना पड़ेगा, पलायन करना होगा। तो मुझे लगता है कि जितनी असमानता हमारे हिंदुस्तान में है वो हमें चिंतित नहीं करता है, हमें मतलब हमें कोई विचलित नहीं करता है। वही सबसे बड़ी समस्या है। जितनी इसके रास्ते हैं, मतलब हम लोगों को, मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, कम से कम ये स्थिति आप लगभग ज़्यादातर देशों में पाते हैं कि स्कूल, एक नेबरहुड स्कूल होता है पड़ोस में, और उस स्कूल में गरीब और अमीर दोनों के बच्चे जाते हैं और बराबर की पढ़ाई प्राप्त करते हैं। आज ये हमारे लिए एक सपना भी नहीं है कि मेरा बच्चा और मेरे घर में जो काम करती है महिला, उसकी बच्चा और जो सड़क पे है जो बच्चे, वो एक साथ पढ़ें। हम उसके लिए तैयार ही नहीं हैं। मुझे लगता है कि हमें ये चिंता है कि शायद मेरे घर में जो काम करती है उसकी बच्चा मेरे बच्चे से ज़्यादा लायक हो, तो मैं कैसे उसको झेलूं। तो मुझे लगता है कि ये समस्या इतनी गंभीर है हिंदुस्तान में
क्योंकि हम लोगों ने इस असमानता को अपनी जिंदगी का हिस्सा एक बनाया। सामान्य बनाया है। स्तुति कक्कड़, फेयर स्टार्ट जी। नहीं, प्रियंका मैं बस बोलना चाह रही थी, हर्षी जैसे कह रहे हैं, एक तरह से ये मानसिक असमानता है। ये कि हमने इतने डिफरेंसेस देखे हैं, डिस्पैरिटीज देखे हैं, जो जिन लोगों के पास पैसे हैं, जिनके पास इतने नहीं हैं, कि वो हमारा नॉर्मल ही हो गया है कि जो बच्चे भाग रहे हैं, चल रहे हैं, उनके पास खाने नहीं है, या जो लोग रोड पे सो रहे हैं, वो तो ऐसा ही है ना। इंडिया तो ऐसा ही है। अभी उसमें हम कैसे विचलित हों, हम चेंज कैसे देखें, ये बात ही नहीं सूझती हमको कि हमारे ड्राइवर के बच्चे का भी तो फ्यूचर होना चाहिए, या हमारे उस बच्चे को जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हम उसको क्या दे सकते हैं। अगर हम में से सब एक एक इंसान एक एक बच्चे की जिंदगी में बस फर्क लाए, तो कितने बच्चे चेंज होंगे। एक बच्चे को कैसे मिले स्तुति कक्कड़? प्रियंका कह रही है कि उनके परिवार में उनके माता पिता ने उनके भाई के साथ या उनके साथ कोई फ़र्क नहीं किया, तो क्या ये शुरुआत परिवार से होनी ज़रूरी है? कहाँ से वो शुरुआत हो कि जो अमीरी गरीबी का फ़र्क हो या भाई बहन का फ़र्क हो वो ना हो? देखिए, शुरुआत तो परिवार से होना है। हम, ये लड़की, वो लड़की और प्रियंका जी, वी ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ आवर फैमिली। तो हम लोगों के परिवारों ने हम लोगों पे इन्वेस्ट किया। ये नहीं सोचा ये लड़की है, इसकी शादी हो जाएगी और कहीं और चली जाएगी। हम लोग की कम्युनिटीज़ ने हम लोग में इन्वेस्ट किया, जो अब कम्युनिटीज़ में इंक्लूसिवनेस ख़त्म होती जा रही है और हम लोग अपना और पराया करने लगे हैं। लेकिन ये जो असमानताएँ हैं, उसके लिए, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे लेजिस्लेशंस भी किए हैं, जैसे कि RTA एक्ट है, देन JJ एक्ट जो है, देन पॉक्सो एक्ट है। बहुत सारी करीब 20 एक्ट्स हैं जो बच्चों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। और उसकी वजह से अब काफ़ी सारी प्रगति हो रही है, औरतों के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। ऐसा नहीं है कि सभी अंधकार है, भयावह स्थिति है। काफ़ी सुधार भी आ रहे हैं और देखते देखते मेरी तो 37 साल की नौकरी हो गई है। काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन आया है, जिस औरतों की ज़िंदगियों में भी परिवर्तन आया है। इतना बुरा हाल नहीं है जितना। आप कह रहे हैं कि सरकारी स्तर पर भी पहल हो रही है, लेकिन हर्ष नहीं मानते कि ऐसी पहल से वाकई ज़मीनी स्तर पर कोई फ़ायदा हो रहा है। मैं जी, फर्क तो आया है, लेकिन इज इट फास्ट इनफ? जितना होना चाहिए उतना दिखाई नहीं दे रहा। और जितना हमारा पॉपुलेशन है, जितनी हमारी युवा पीढ़ी है, उन तक हम पहुंच पाए हैं कि नहीं, सवाल वो है। मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगी कि देखिए, एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क होना होता है किसी भी कंट्री में। कम से कम हिंदुस्तान में ये एनेबलिंग फ्रेमवर्क तो है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज हैं जिसके अंतर्गत हम काम कर सकते हैं यदि हम चाहें। तो हम इसके अंतर्गत काम करके और परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में तो ऐसा है नहीं, एंड देयरफॉर वहाँ की कंडीशंस और भी ख़राब हैं औरतों को। ये नहीं कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इंडियन पॉलिटी की ये स्ट्रेंथ है। और ये बात अपनी जगह है कि उतने रिसोर्सेज नहीं है जितनी हमारी आबादी है, उतने लोग नहीं है जितना हम चाहेंगे कि लोग इससे जुड़ें कम्युनिटीज़ में, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज बहुत बढ़ गया है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। इसका वही इन चर्चाओं से हम ज़रूरी है कि कुछ हल निकले। वाकई क्या इन चर्चाओं से प्रियंका, या फिर इस तरह एक प्लेटफॉर्म पे जब हम बैठकर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो हल निकलता है या जागरूकता फैलती है? आपको क्या? जागरूकता फैलती है। हल निकलने के लिए बात करना ज़रूरी है। हम लोग कितने सालों से दरवाज़ों के पीछे इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कभी ये और हम लोग सब बैठ के यहाँ पे आज ये पैनल डिस्कशन करेंगे, लेकिन जब घर जाएंगे क्या हम उसको अमल करते हैं? क्या हम अपनी बेटियों को या अपनी बहनों को या अपने बच्चों को या अपने डोमेस्टिक हेल्प के बच्चों को, क्या हम उनको देखना शुरू करते हैं? हमने कितने सारे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बोलते हुए देखा है। मैंने कितने सारे लीडर्स को देखा हुआ है जो लोग काम कर रहे हैं, बट ये अगर मेंटालिटी नहीं बदलेगी, जब तक इंडिया की अपनी मेंटालिटी नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी चेंज नहीं आएगा। और वो चेंज सबसे ज़्यादा ज़रूरी युवा पीढ़ी में लाना है। उनको सिखाना है
कि अपने बेटों को सिखाना ज़रूरी है कि वो बेटी की इज्जत करें, कि डिस्पैरिटी ना हो। हम लोगों को अपने बच्चों को सिखाना है टू हैव कंपैशन, कि जब आप दूसरे लोगों को देखो या दूसरे बच्चों को देखो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है तो थोड़ा सा शेयर कर लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब जो टीचिंग्स होती हैं ये पेरेंटिंग से आएंगी और एजुकेशन से आएंगी। और यूनिसेफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो इतना काम कर रहे हैं, जहाँ पे विलेजेस में, रूरल एरियाज में जा जाके, या हर्ष जी जैसे काम करते हैं अब, या आनंद जी जैसे काम किया है, जहाँ पे सर मारना होता है ऑलमोस्ट, जब आप जाके जागरूकता जगाने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी को स्कूल तो भेजें, वो भी सही है कि भैया देखिए हमारे पास 4 बच्चे हैं, हम सिर्फ एक को स्कूल भेज सकते हैं, बाकी हाँ तो हेल्प करें घर पे, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एक स्किल सेट मिल सकता है। तो जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस जाके हमने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शुरू किया था, जहाँ पे लड़कियों को उनके घरों से, जो शायद स्कूल ना जा पाए, घरों से निकाल के एक संस्थाओं में ले जाके, जहाँ पे बस उनको सिखाया जाता है कि आप सोइंग कैसे करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ताकि अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ा सा मिल सके, थोड़ी सी एम्पावरमेंट मिल सके। 6 लड़कियाँ एक साथ बैठ के एक दूसरे से बात करती हैं, अच्छा तुम स्कूल गई थी, तुम्हें ये किताब पढ़नी आती है, अच्छा तुम्हारी मम्मी ने तुमको ये बात की, उनको समझ में आती है, वो अपने घर जाते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, वो अपने नेबर्स से बात करते हैं। तो ये एक ऑन द ग्राउंड मिशन होना ज़रूरी है। हम लोग जितनी बातें करेंगे, शायद मे बी हमारी वजह से कोई कहीं बैठा हुआ सुन ले और बोले अच्छा ये तो हो सकता है। ज़रूरी नहीं, हम लोग आदत है हम लोगों की एज इंडियंस कि तुमने क्या किया है हमारे देश के लिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, और टीचर ने क्या किया। इंस्पायर भी करें लोगों को, हमारे दर्शकों को, कि अब अपनी फिल्मों के बारे में आज बात नहीं करनी है, गंभीर मुद्दे पर प्रियंका चोपड़ा आज मेरी फिल्मों के बारे में बात कर लीजिए, मैं तो किसी चीज पे भी बात करने को तैयार हूँ। ये गंभीर मुद्दे की तरह नहीं देखना चाहिए, इसको एक जैसे एक डर की तरह नहीं देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि एक अर्जेंट नेसेसिटी है, ये रिक्वायरमेंट है आज की देश की, आज की इंडिया की, ताकि मॉडर्न इंडिया आगे जा सके। ये कोई पहाड़ नहीं है जिसको हमको क्लाइम करना है, ये वो पहाड़ है जो हमारा अपना है, और हम इसको अभी हम कैसे इसको सॉल्व करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। बिल्कुल। टीना, आपने यूपीएससी की परीक्षाओं में सभी को पछाड़ दिया, नंबर 1 रैंक 1 मिला, लेकिन ये मौका इसलिए मिला कि आपका परिवार, आपके आसपास के लोग आपके साथ थे, और क्या आपने इस दौरान ऐसे भी लोगों से इंटरैक्ट किया जिनको ये मौका नहीं मिल पाया क्योंकि उनका परिवार, उनके अपने उनके साथ नहीं थे? मैम, जैसे मैम ने भी बताया और आपकी भी बात बिल्कुल सही है कि ये जो सक्सेस मैंने शायद जो हासिल करी है उसमें फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं एक अपनी जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, अगर वो इतनी प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ नहीं रखते, अगर वो भी सोचते कि नहीं हमारी बेटी है, हम इसे इतना क्यों पढ़ाएं, हम इसे यूपीएससी की भी क्यों तैयारी करने दें, सिविल सर्विसेज में ही क्यों भेजें, हम इसकी शादी करा देते हैं। तो क्योंकि मैं एक बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली से थी, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि मैं इतना पढ़ाई करके, मैं आप जैसे कह रहे हैं कि मैंने रैंक 1 ली, मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। तो ये एक फैमिली अपब्रिंगिंग, पेरेंटिंग की वजह से है, इसलिए पेरेंटिंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पेरेंटिंग में भी मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मदर ही एक चाइल्ड की फर्स्ट टीचर होती है। और अगर वो आप में, चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, दोनों को आप अगर ये माइंडसेट दें कि नहीं, एक जेंडर सेंसिटिविटी दें कि नहीं आप लड़की से कम नहीं, आप लड़के से कम नहीं, उस प्रकार की अपब्रिंगिंग दें, तो ये एक साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और आप एक साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड फील करते हैं। और पूरी ज़िंदगी आपको कभी वो फील नहीं होता कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, आप अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये अपब्रिंगिंग, ये पेरेंटिंग, ये बहुत बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और मैं काफ़ी लड़कियों को जानती हूँ जो मेरी ही फ्रेंड्स हैं, और क्योंकि वो इतनी प्रोग्रेसिव फैमिली से नहीं है, वो रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो उनके पेरेंट्स उनकी शादी कराना चाहते हैं, बट क्योंकि अब वो बता सकती है कि नहीं मेरी फ्रेंड है, देखो उसने सिविल सर्विसेज टॉप किया है, तो अब उनके पेरेंट्स थोड़े जागरूक हुए हैं कि नहीं, लड़की भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है जितना एक लड़का। तो ये बात करना, ऐसी और मेरे जैसे एग्जाम्पल्स ये बहुत बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं कि एक फैमिली मेंटालिटी चेंज हो, एक पेरेंटिंग चेंज हो, और सोसाइटी लेवल पे फिर हम कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि एक फैमिली ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एक सोसाइटी के लिए। वसुंधरा, जब मैं इस शो के बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसमें शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन में लिखा था कि एक टीचर एक छोटे से सरकारी स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहती थी कि बराबरी गैर बराबरी क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हाथ उठाइए कि आप कौन कौन लोग स्कूल आने से पहले और स्कूल से बाद में अपने घरों का काम निपटा लेते हैं।
तो सारी लड़कियों ने हाथ उठाया और लड़के जो थे उनकी क्लास में सरकारी स्कूल, उन्होंने हाथ नहीं उठाया कि हम लोग काम निपटा के आते हैं, सुबह आते हैं, फिर स्कूल के बाद हम निपटाते हैं। तो आप जिस गांव की सरपंच हैं, क्या उसमें भी कुछ ऐसी ही हकीकत, उसकी भी ऐसी ही सच्चाई है या फिर कुछ बदला है? बदलाव में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो जितनी आप तेज़ी करेंगे उतने ही आप पीछे बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। सो आपको सारी चीज़ें एक साथ लेनी पड़ेगी। सो ये है कि आप फैमिली यूनिट को देखेंगे सिर्फ तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक थंब रूल नहीं कि आप एक सिचुएशन में एक चीज़ काम करेगी तो दूसरी सिचुएशन में भी काम करेगी। सो आपको सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी होती है। एक फैमिली सबसे पहला यूनिट होता है, एज टीना वाज सेइंग। तो जो मॉम अपने एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है, बेटे को समझा रही है, वो भूमिकाएं इंटरनलाइज होती जाती है। यू बॉर्न विद सेक्स बट द जेंडर इज लर्नड। सो जो आप साथ में देखते जाते हैं, बॉलीवुड से देखेंगे, आप एक एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सो वन थिंग कैन नॉट बी ब्लेम्ड, द अदर थिंग कैन नॉट बी ब्लेम्ड आइदर। सो आप सबको एक साथ लेके चलिए, थोड़ा थोड़ा होके, देन मे बी वी कैन hope for progress. I think the solution also comes from education. जी, I think एक awareness जो schools में आनी चाहिए, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, you know, to be able to talk about कि gender equality जो है असमानता क्यों है इतनी, हम लोगों के mindset में क्यों है, हम लोगों के लिए okay क्यों है, स्कूलों में डिस्कशंस होना, हम लोगों के बीच में डिस्कशंस होना, ये बात कभी छिड़ती ही नहीं है। जिस वजह से इतने सालों से जो बोला जाता है, लड़का मेरा लाडला, लड़का मेरा लाडला, लड़की तो अच्छा ठीक है, उसको घर का काम करना ज़रूरी है, वो भी कर सकती है। लड़की आपका घर का काम भी कर सकती है, लड़की आपका IAS ऑफिसर भी बन सकती है, लड़की आपकी एक्ट्रेस बन सकती है, लड़की कुछ भी बन सकती है। और अब तो हम जानते हैं सरपंच भी बन सकती है। तो एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं, लेकिन जब तक हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी नहीं बदलेगी, अब मैं जानती हूँ कि जब हम लोग शायद पेरेंट्स बने, हम अपने बच्चों को इनइक्वालिटी के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको वो दिया। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो ग्रास रूट लेवल पर पेरेंट्स को समझना जरूरी है, माँ और बाप।